Good morning, children. Welcome to our new session. Today we are going to discuss the question answer of the poem The Last Bargain. We have completed the explanation of this poem in our previous class. So let's begin with question number 1. Who is the speaker in the poem? As discussed, we saw that the speaker in the poem is a man who is looking for work. एक इंसान के बारे में ये पोयम जो है वो जो कोई जॉब के लिए वर्क के लिए सर्च कर रहा था, कोई जॉब ढूंढ रहा था, अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ रहा था. सो द स्पीकर इन द पोयम, ये पोयम में जो स्पीकर है वो एक ऐसा इंसान है कि जो अपना काम ढूंढना चाहता था. सेकेंड नंबर, द किंग sword in hand suggest wealth, power, more power than wealth. Mark the appropriate item in the context of stanza 1. यहाँ पे जो फ्रेज दिया हुआ है, जो लाइन दी हुई है वो क्या है? द किंग स्वॉर्ड इन हैंड, राजा की जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी. तो ये जो फ्रेज है वो क्या सजेस्ट करता है? वेल्थ, पावर और मोर पावर देन वेल्थ. सो हियर वी विल चूज नंबर 2 एज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर. Number 3, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? हमने देखा था लेसन के दौरान ड्यूरिंग आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम दैट द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी. स्पीकर को सेकंड स्टैंजा में जो ओल्ड मैन था वो स्पीकर को मीन्स नरेटर को बहुत सारे मनी ऑफर किए थे. तो वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? तो स्पीकर ने, हमारे नरेटर ने वो ऑफर जो थी वो रिजेक्ट क्यों की थी? द आंसर इज द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी. However, he turned it down because he realized that money cannot give him what he actually desires. क्योंकि वो उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि एक्चुअली उनकी जो डिज़ायर्स है, जो इच्छा है, वो मनी से फुलफिल नहीं हो सकती है. He had not till then realized that what he actually desired was happiness. When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished or the work the old man wanted to hire him for was done. जब वो ओल्ड मैन गोल्ड कॉइन्स गिन रहा था, काउंट कर रहा था, तब जाके जो स्पीकर थे हमारे, उनको रियलाइज़ हुआ कि मनी जो है वो एक ना एक दिन तो फिनिश हो ही जाएंगे. ही वुड अगेन बी आउट ऑफ वर्क, और अगर मनी ख़त्म हो जाएंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा वर्क भी चला जाएगा. देन ही वुड अगेन बी आउट ऑफ वर्क, फिर उनको फिर से एक बार वर्क ढूंढना पड़ेगा. मोर देन दैट ही वुड बी बाउंड इन दिस बार्गेन. इट did not satisfy him and therefore he turned it down. इसी वजह से जो स्पीकर थे हमारे पोयम के, जो नरेटर पोएट थे, उन्होंने ये जो जॉब थी वो टर्नेट कर दी, मीन्स डिक्लाइन कर दी, रिजेक्ट कर दी. नंबर 4, फाइंड इन द पोयम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. रीड बोथ वन आफ्टर अनदर. नंबर 1, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर. So these line that match the following, that I hire you with nothing. हमारी पोयम में जो लाइन दी हुई है, तो यहाँ पे जो लाइन दी है उससे पोयम की ये लाइन जो है वो मैच हो रही है, that I hire you with nothing. Then number 2, her happiness was no more than sorrow in disguise. So this line is matched in our poem with this one. Her smile paled and melted into tears. And the last one is the king's might was not worth much. This line is matched with this one, that but his power counted for naught. Now question number 5. How did the speaker feel after talking to the child on the beach? जब बीच पे पोएट
किसी बच्चे से, किसी चाइल्ड से बात कर रहे थे, तो उसके बाद पोएट को, स्पीकर को क्या फील हुआ? द आंसर इज आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। चाइल्ड से बीच पे बात करने के बाद जो स्पीकर थे, हमारे पोएम के जो पोएट थे, वो अपने आप को बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। So that's all about the question answers of our textual questions. Now let's discuss additional question answers. Answer the following question in one sentence each. Number 1, what is the sword in the king's hand a symbol of? किंग्स के हैंड में जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, वो किसका सिंबल था? द स्वॉर्ड, द आंसर इज द स्वॉर्ड इन द किंग्स हैंड इज अ सिंबल ऑफ power. Question number 2, what do the words but his power counted for not mean? हमारी पोएम में एक लाइन थी, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। सो हियर द क्वेश्चन इज, ये जो फ्रेज है, ये जो लाइन है, उसका मीनिंग क्या है? द आंसर इज द वर्ड्स बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट मीन हिज पावर वॉज वर्थलेस। उसका जो पावर था, उसके पास जो स्ट्रेंथ थी, वो वर्थलेस थी। नंबर 3, why did the job seeker turn away watching the old man weighing his coins? Here, job seeker means the speaker, the poet of this poem. The answer is the job seeker turned away watching the old man weighing his coins because for sure he felt that that job with the rich old man as his employer would never make him happy. जब ओल्ड मैन गोल्ड कॉइन्स गिन रहा था, तो जो पोएट थे, हमारे स्पीकर थे, वो मुड़ गए। क्यों? तो उनको श्योर हो गया कि उन्होंने ये फील किया कि दैट जॉब, वो जॉब की जो वो ओल्ड मैन के साथ, रिच ओल्ड मैन के साथ जॉब करेंगे एक एम्प्लॉयर बन के, तो उनको वो खुशी नहीं दे पाएंगे। मीन्स उनको वो अपने हर्ट से खुशी फील नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ही टर्नेड अवे। नंबर 4, what was the last bargain for the job seeker? जॉब सीकर मीन्स जो स्पीकर है, उनके लिए लास्ट बार्गेन कौन सा था? द आंसर इज ही वुड एन्जॉय प्लेइंग विथ दैट इनोसेंट चाइल्ड who had nothing to give was the last bargain for the job seeker. Number 5, how would the job seeker be happy making bargain with the चाइल्ड? जो जॉब सीकर थे, वो चाइल्ड को बार्गेन बना के बहुत हैप्पी थे। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? द आंसर इज द जॉब सीकर would be happy making bargain with the child as it would make him a free man. At last in the poem, the job seeker means the speaker बिकेम लास्ट बार्गेन टू दैट चाइल्ड। तो वहाँ उन्होंने जो अपना वो चाइल्ड के साथ लास्ट बार्गेन बनाया था, उससे वो पोएट जो थे, वो हैप्पी, बहुत हैप्पी थे। क्योंकि पोएट सोच रहे थे कि ये जो चाइल्ड है, उससे अगर मैं काम करूँगा, उसके साथ काम करूँगा, दैट इट वुड मेक हिम अ फ्री मैन। तो उससे वो अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, फ्री रियलाइज़ करेंगे। दैट्स वाई द जॉब सीकर बी हैप्पी मेकिंग बार्गेन विद द child. So that's all about the question answers of this poem. I hope you all understood well. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.